जी अस्सलाम वालेकुम भाई। फ्रेश माइंड, फ्रेश जज्बा, डिवोशन, हिम्मत। IFRS 16 MCQs। अच्छा। नहीं 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 नहीं, हाइब्रिड 10 मिनट बैठ जाए मेरे कहने पे 10 मिनट बैठ जाए बस, ज्यादा ज्यादा नहीं मैम। अगर बाहर को वो बंदा जिंदा आगे फिर चले जाए। विच टू, हम बैठ सकते थे इसका मतलब है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज LP फॉर लेसी? क्या चीज लेसी के लिए LP समझी जाएगी? भाई LP की डेफिनेशन यहां पड़ी थी ना। वेरिएबल लीज पेमेंट दैट डिपेंड ऑन इंडेक्स। यस यस, दो इट इज आउट ऑफ सिलेबस बट इट इज पार्ट ऑफ LP। इसको क्या कर दें? अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटीज। अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटीज। असल में जब MCQ बनाते हैं ना तो वो IFRS की ओरिजिनल लैंग्वेज उठाता है, बिल्कुल एक लफ्ज भी उधर आगे पीछे नहीं करता। वो यहीं से बनाएगा जो हमने पढ़ा हुआ है सारा। तो आपको याद है लेसी में GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड उठाते थे, ये भी LP में चली जाती थी। रेजिडुअल वैल्यू गारंटी प्रोवाइडेड टू लेसर बाय लेसी, कहते हैं GRV उठा लो। GRV नहीं, GRV तो नहीं उठाते थे, GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड उठाते थे, ये तो नहीं उठानी होती। पूरी GRV उठाता था लेसी, एक्सपेक्टेड टू बी पेड। नेक्स्ट आगे चलें। रेजिडुअल वैल्यू गारंटी प्रोवाइडेड टू लेसर बाय अ पार्टी रिलेटेड टू लेसी का जानने वाला जो देते हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, लेसी का अगर जानने वाला गारंटी देते हैं ना तो वो लेसर की LP में जानी है, हमने पढ़ा था। जानने वाला और अनजान वाली जो बात की थी वो लेसर की LP में जानी है या लेसी की LP में भी जानी है? ये तो लेसी ने अपनी जेब से पे नहीं करनी, लेसी के अब्बू ने पे करनी है, तो वो लेसर के लिए GRV है, लेसी के लिए नहीं है, क्योंकि लेसी ने अपनी जेब से पे नहीं करनी ना ये। तो ये लाइन कहां पढ़ी थी आप लोगों ने? रेजिडुअल वैल्यू गारंटी प्रोवाइडेड टू लेसर बाय अ पार्टी रिलेटेड टू लेसी, ये पढ़ी थी। ये किसके लिए है डेफिनेशन? लेसर के लिए। और सवाल क्या पूछ रहा था, किसके लिए बतानी है? क्लियर? चलें जल्दी पढ़ें। अच्छा कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई हुई तो मैं बता दूंगा। रिलैक्स होकर तो पढ़ते हैं तो जल्दी समझ आ जाती है। जल्दी से बताएं। IFRS 16 कहता है कुछ एसेट्स हैं, हम उनको ROU ना भी रिकॉर्ड करें तो खैर है। तो बात फिर लेसी की हो रही होगी मेरे ख्याल से। ये भी तो पता चला लिया करें ना, सवाल लेसी का चले या लेसर का, तो बात किसकी हो रही होगी? विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी परमिटेड टू एग्जाम? मतलब ये कि शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट ढूंढना है ना। तो इक्विपमेंट की तो कॉस्ट ही 45 मिलियन है। ये तो लो वैल्यू एसेट नहीं है और ये शॉर्ट टर्म लीज भी नहीं है, तो इसको तो हम नॉर्मल तरीके से ट्रीट करेंगे ROU के। फर्नीचर है 24 महीने के लिए, यस अल्हम्दुलिल्लाह इट इज अ, इसको टेक कर दें। गाड़ी है 15 लाख की लेकिन 12 महीने के लिए लीज पे ली है। एक लैपटॉप है 1.5 लाख का जो 36 महीने के लिए लिया है, लेकिन ये आगे किस पे दे देने? सब लीज पे दे देने। लैपटॉप क्या है? लो वैल्यू एसेट। लीज तो शॉर्ट टर्म नहीं है, लो वैल्यू एसेट है।
In case the lessee intends to sublease the low value asset, the lessee will never account for head lease as a, इसको लो वैल्यू एसेट नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे आगे आपने इनकम कमानी है। हाँ, अगर अपने पास खुद रखते फिर ठीक है, अगर अगले को किराए पे दे दें तो देखा थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो पड़ी हुई हैं वो ज़्यादा करके टेस्ट हो रही हैं, तो बस ठीक है। अच्छा जी, ये बताएंगे हाइब्रिड में ही जाना है तो जा सकते हैं। मैंने 2-3 MCQ की बात की थी। कोई शॉर्टकट बताएं भाई, रेवेन्यू निकालना है। पहली जनरल एंट्री बताएं मैन्युफैक्चर डीलर लेसर की। लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, सेल क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल आप इस तरह शुरू करें, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, जीआई, एनआई, बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे ख्याल से बता दें सेल कैसे रिकॉर्ड होती है, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ यूजिंग मार्केट रेट। सेल हमेशा रिकॉर्ड होगी यूजिंग मार्केट रेट। तो करना लें शॉर्टकट यूज, या पूरा, अगर आप पूरा कहते हैं तो पूरा भी कर देते हैं अगर आपके पास टाइम है। तो मैं वर्किंग 1 कर देता हूँ, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, जीआई, एनआई। कर लें ये या रहने दें? अच्छा, किसी को याद हो सेल किस पे रिकॉर्ड होती है? लोअर ऑफ फेयर वैल्यू, आखिरी क्लास में पढ़ा था यूजिंग मार्केट रेट। चलो ये तो रिवीजन हो रही है अच्छी खासी जी। आप बताएं फेयर वैल्यू क्या है? कॉस्ट 25 लाख है, फेयर वैल्यू 35 लाख है, तो बताएं फेयर वैल्यू। और पीवी ऑफ एलपी बतानी है। पीवी ऑफ एलपी या पीवी ऑफ यूजी आरबीबी? सिर्फ पीवी ऑफ एलपी। आपको पता है पीवी ऑफ एलपी में यूजी आरबी नहीं होती। अच्छा जी, डाउन पेमेंट ढूंढे, रेंटल ढूंढे, 1 नहीं बस 1012, एडवांस एरियर, वन 1012 इंटू 1 माइनस 1, सॉरी 1.1 रेज़ टू पावर माइनस, और जीआरवी भी उठाएं इसमें। अच्छा नहीं है, ठीक है। बाकी तो यूजीआरबी है सारी। 3208, लोअर बता दें दोनों में से। 3208। डन। पता कैसे चला मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर का सवाल है? नहीं, इज अ कार, इट सेल्स कार्स फॉर कैश एंड ऑफर सर्टन मॉडल फॉर सेल बाय लीज। डन। ये वाला तो हो गया था, 26 अभी छोड़े, 25 तो हो गया था ना? 25 हो गया था। ज़मीर अंसारी इज अ कार डीलर। ज़मीर अंसारी इज अ कार डीलर। कार्स आर सोल्ड बोथ ऑन कैश एंड फाइनेंस लीज। वही सवाल आ गया उसी तरह का दोबारा। he has been selling a car at full fair value, rentals, market rate or lease term is 4 years. What would be the effect on sale and interest?
सेल और इंटरेस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर रेंटल बढ़ा के 1.8 कर दें? यह दो सवाल हैं, आपको शायद समझ आ गई हो। इस तरह रेंटल करके डेटा निकाल लो, और अगर रेंटल हो 1.8 तो क्या जवाब होगा? सवाल किसका है? डीलर लेसर का। सवाल कितने? इंपैक्ट किस किस पे बताने? सेल पे और इंटरेस्ट, बस दो चीजों पे इंपैक्ट बताने। अब अल्लाह का शुक्र है हम वर्किंग वन खोलते हैं दोनों की। वर्किंग वन खोल के इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट में सवाल हो जाना चाहिए। आप लोग बस थोड़ा सा कैलकुलेटर पकड़ के मेरा साथ दें। फिर अगर रेंटल कितना है बोलें? 1646, तो वर्किंग वन किसी को याद है? कॉस्ट, फेयर वैल्यू, NI, हाँ जी, कॉस्ट बोलें, नॉट गिवन, फेयर वैल्यू बोलें, GI, LP प्लस UGRV। LP बोलें 1646 मल्टीप्लाइड बाय UGRV 6584। जी भाई, कितने लोगों को याद है ये बात? याद है ना? कुछ भी नहीं इसमें, GI ऐसी निकलती थी ना, LP जमा। LP में क्या क्या होता है? डाउन पेमेंट, रेंटल और GRV या परचेज ऑप्शन की प्राइस। NI बोलें 16, एडवांस का सवाल। हाँ जी, NI क्या निकला है? इंटरेस्ट क्या होते हैं? GI माइनस 15। सबर 1 मिनट, फिर मैं आपको नोट करने का टाइम दे दूंगा। ये वर्किंग का पैटर्न याद है ना? इफ रेंटल इज, वो क्या कह रहे हैं? रेंटल को किस पे ले जाओ? 2 नंबर का सवाल है, टाइम भी दिया उसने, वरना 1 नंबर का भी रख सकता था। इफ रेंटल इज 1800 जी। कॉस्ट नॉट गिवन, फेयर वैल्यू, GI, LP, जी। इंटरेस्ट GI माइनस 7200 minus 5467 1733 1733। थोड़ा सा जरा तसल्ली से, क्या फर्क पड़ेगा सेल पर? भाई सेल अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि सेल होती है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और PV ऑफ LP। वो अभी मैं फेयर वैल्यू और PV ऑफ LP देख लेता हूं दोनों को, वो अलग बात है। सेल अभी मैं नहीं बता सकता, सॉरी। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट?
अगर रेंटल 18 हो जाए, अभी रेंटल कितने हैं 16 लाख, लेकिन अगर मैं रेंट कितना बढ़ा दूं और ऑल अदर आइटम्स रिमेन द सेम, तो इंटरेस्ट पे क्या इंपैक्ट होगा? ये इंटरेस्ट निकालना आता है वर्किंग वन में किसी को? इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अच्छा मैं आपसे सेल पूछ रहा हूं, मुझे ये ना वो रोप डाल के बताइएगा कि लोअर ऑफ होती है, वो मुझे पता है लोअर ऑफ होती है। लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ, वो पीवी ऑफ यूजीआरवी 0 है, अल्लाह का शुक्र है। सो व्हाट इज लोअर दोनों में से? सेल इज लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ लोअर 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 लोअर। ओ सेल पे क्या फर्क पड़ा? व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन सेल? सेल आपको याद है मैंने कहा था जर्नल एंट्री वाली उठानी है हमेशा, तो जर्नल एंट्री तो मैंने की नहीं, लेकिन जर्नल एंट्री में सेल कैसे बुक होती है बताएं? लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ। अच्छा 1 मिनट के लिए देख लें, फिर नमाज पढ़ के 145 पे आ जाएं, ताकि आपको 2:20 तक 15-20 तक फारिग कर दिया जाए। अच्छा अब इधर देखें, ज़ाहिर बात है एमसीक्यूज अभी शुरू हुए हैं, तो कम से कम पास्ट पेपर वाले तो करें ना, फिर वो नहीं धार होती ये तो। अच्छा तसल्ली से सारे देखें, बोलें अगर रेंटल 1800 हो जाए तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर रेंटल 1800 हो जाए तो सेल पे फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे निकालना था? वर्किंग वन। ये भी वर्किंग टू इसका नाम नहीं रखना चाहिए, ये भी वर्किंग वन ही है, रेंटल चेंज करके। इंटरेस्ट कैसे निकालना था? वर्किंग वन। और सेल कैसे निकालनी थी? लोअर ऑफ और पीवी ऑफ एलपी लोअर, वो तो आपको याद है। पॉज कर दो, चलें जी छोड़ दें मोबाइलों की जान। हाइब्रिड में आवाज आ रही है भाई, इनको बताओ मोबाइलों की जान छोड़। अच्छा आ रही है आवाज। जी अब इसका जवाब क्या बनेगा? सेल सेम रहेगी और इंटरेस्ट इनकम बढ़ जाएगी। कौन सी ऑप्शन? सी। चलें जी 22 में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वुड लीजिंग लिमिटेड है लीज सर्टन इक्विपमेंट ऑन जकम जुलाई 2018। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। फेयर वैल्यू, डाउन पेमेंट, 4 रेंटल्स, GRV, यूजफुल लाइफ इज 5 years, इम्प्लिसिट द व्हाट अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा ये फिक्रा वेग सा होता है, हैज़ लीज्ड, इससे पता नहीं चलता कि लीज पे लिया या लीज पे दिया है। हैज़ लीज के साथ कुछ लिखा होना चाहिए, लेकिन नीचे से पता चल गया कि सवाल लेसर का है। तो ये जो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ना, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है व्हाट अमाउंट ऑफ लीज रिसीवेबल विल बी प्रेजेंटेड इन नॉन करंट एसेट्स इन बैलेंस शीट। तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसको तो हम आराम से, आपको पता है लेसर के सवाल कहाँ से शुरू करते हैं? सिंपल लेसर के GI और NI से। तो GI क्या होगी? 5.5 जमा 20 इंटू 4 जमा 10, ये GI होगी, क्योंकि वो तो GRV वही वाली ले लेता होता है एग्रीमेंट वाली, और इसी की बेस पे NI निकल आएगी। और देखें टाइम्स आया, ये देखें टाइम्स आया, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बन जाएगा। और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बन के वो कह रहा है कि बताओ नॉन करंट एसेट में 30/19 को कितना जाएगा? ये चला जाएगा 39
तो ये तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ही बनाना था, इसमें क्या है, ये तो आपने कर ही लेना था, तो आपको कराने की ज़रूरत नहीं थी। 21वां करें। जी इनिशियल कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज में वो पूछ रहे क्या चीजें जानी हैं या नहीं जानी, नहीं जानी। तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज में वो पूछ रहे क्या चीजें नहीं जानी। ये हमारा पेज था 3, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज ये तो जानी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग ये भी जानी है। पेमेंट मेड टू लेसर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ लीज, पेमेंट मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ लीज ये भी जानी है। अच्छा ग्रॉस रेंटल नहीं जाने, उनके डिस्काउंट करके जाना है। तो पूछे ग्रॉस रेंटल, ग्रॉस रेंटल का मतलब होता है एलपी समझ लें, तो ग्रॉस रेंटल तो नहीं जाने, वो डिस्काउंट करके जाने हैं। ये यानी कि इसको टिक करेंगे, ये आरओयू की कॉस्ट में नहीं जाएगा। इसकी एंट्री होगी आरओयू डेबिट एलएल क्रेडिट, इसकी एंट्री होगी आरओयू डेबिट प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग क्रेडिट, और इसकी एंट्री होगी आरओयू डेबिट कैश क्रेडिट। बारों बार जनरल एंट्रीज में मैंने कहा था जाएगा, और ये इसकी एंट्री नहीं होगी, ये तो पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा ये पास पेपर का सवाल है गावा वाला, पता नहीं पास पेपर का कौन सा क्वेश्चन है, और सवाल एंड पे डाल के उसने आखिर में पूछ लिया कि P&L में क्या जाएगा, बस इंटरेस्ट इनकम पहले साल कितनी जाएगी। तो वो तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे, पहले साल फिंगर थंब रख के कर लेंगे, इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को घर में। जी डीजे प्रोडक्ट्स डील्स इन लार्ज ऑफिस मशीन्स, डील्स इन लार्ज ऑफिस मशीन, डील्स मतलब कि मशीनें खरीदता बेचता रहता है, तो ये लेसर नहीं है, ये तो डीलर है। It offers such machines on lease. One such machine was leased to a customer. Its particulars are as follows. Cost आ गई, यूजफुल लाइफ आ गई, लीज पीरियड आ गया, यूजीआर भी आ गई, एनुअल रेंटल आ गए। कस्टमर्स इंक्रीमेंटल रेट इज 10%, वेयर एज डिस्काउंट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 8%। अच्छा वैसे ना इसमें लेसी का रेट तो हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए ना, ये तो सवाल लेसर का है, तो हमें इम्प्लिसिट और मार्केट में से हायर चाहिए। अब मार्केट अवेलेबल नहीं है तो मजबूरी में इम्प्लिसिट रेट। व्हाट अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन जखम जुलाई 2024। वर्किंग वन नहीं करेंगे ना, जीआई और एनआई मांगी हुई है, तो एनआई निकाल लेंगे बस। डाउन पेमेंट है कोई नहीं, और बस रेंटल, इसमें क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है। सोल्यूशन खोल लें शख्स साथ, मैं वैसे खोल के दिखा देता हूँ, क्या टाइम ज़ाया करना है इस पर, क्या कोई काम का सवाल अगर हुआ तो वो हम कर लेंगे। कौन सा एमसीक्यू है ये 19। तो बस पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। यार ये तस्वीर ज़रा खींचो, ये नीचे क्यों फिगर गई हुई है। अच्छा तो 36,500 पहला रेंट है, बाकी टोटल 6 रेंट है, तो और यूजीआरवी को डिस्काउंट क्या है पीछे, कुछ भी नहीं है इसमें, एनआई निकल आई। चलें आगे छोड़ें, ये तो कर लिया हुआ है। 16-17 किया था ना, 17-18 किया था, 17 किया था, लेकिन मैं कहता 18 वही है, 18 में वही था। चलें 16वां निकालें। एक दो सवाल अभी आएंगे मज़े के, अभी कुछ वैसे काम की चीज़ नहीं चल रही, लेकिन कम से कम ये होता है एमसीक्यूज़ देख के पता चल जाता है लेसी का सवाल है, लेसर का सवाल है, थोड़ी सी ज़रा रिवीजन हो जाती है जहन में। अच्छा जी, अल्फा लिमिटेड लीजेज एन एसेट विद एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 6 years। दो 2001 मिसाल के तौर पे 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006 कितने साल के लिए लीज पे लिया?
6 साल के लिए, सॉरी यूजफुल लाइफ 6 साल है। इनिशियल पीरियड कितने साल है? 5 साल। और एक ऑप्शन एक्सटेंड करने की, वैसे एसेट की लाइफ 6 साल है। असल में कई एसेट होते हैं, लेसर के असूल होते हैं, यार मैं 2 साल से कम के लिए रिन्यू नहीं करता, बस असूली तौर पे तो 1 साल की रिन्यूअल होनी चाहिए थी, लेकिन लेसर कह रहा है मैं 2 साल से कम के लिए रिन्यू, ये वजह होगी। 2 साल के रेंटल नॉमिनल हैं, 2 साल के रेंटल नॉमिनल हैं, यानी 7वें साल के एंड पे भी जीरो रेंट, 6ठे साल के एंड पे भी जीरो रेंट। रेंटल नॉमिनल है, नॉमिनल होता है ना होने के बराबर, 1, 2 रुपये, 3 रुपये, या नॉमिनल बहुत कम भी होता है। तो 2 साल के रेंटल नॉमिनल है, ना होने के बराबर। पीवी रेंटल रुंटल की कहते हैं मैं आपको निकाल के दे दिया, पीवी ही डायरेक्ट दे दिया 8,70,000। तो एसेट बैलेंस शीट पे दूसरे साल के एंड पे आरओयू कितने पे नजर आएगा? फड्डा सिर्फ डेप्रिसिएशन को किससे डिवाइड करने कॉस्ट को, इस पे था। आप बता दें कहीं सवाल में लिखा हुआ है ओनरशिप ट्रांसफर होनी है? कहीं नहीं लिखा हो, तो फिर शॉर्टर क्यों बोल रहे हैं? आप बताएं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, तो फिर हाँ शॉर्टर ही बोल रहा था फिर। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, सवाल में कहीं नहीं लिखा। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी होती तो यूजफुल लाइफ, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी। अब शॉर्टर ऑफ लीज टर्म, और अच्छा लीज टर्म वैसे क्या लेंगे यहाँ? 7 साल ही ले लें, क्योंकि जब किराया सिफर है तो ये कर ही लेंगे एक्सरसाइज, उसमें क्या है। लीज टर्म 7 साल ले लें, लीज टर्म हो गई 5 जमा 2, लेकिन यूजफुल लाइफ 6। अब आप कर लें 8 लाख, ये तो कॉस्ट आ गई माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो कितने सालों की डेप्रिसिएशन निकल आएगी? जरा 2, बस जो भी जवाब आ जाए। Alhamdulillah, 4 papers passed in post batch of 3 months and first attempt of CAF। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको वकास भाई। तीन महीने में पढ़ के 4 पेपर पास किए। FA1 पास, टैक्स पास, CMA पास, PSL पास। अच्छा जी, हो गया जी। आप लोगों ने भी माशाल्लाह 4 पास किए। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा 2-2 करके नहीं, अच्छा अपने अपने 8। ज़बरदस्त। ये गैलेक्सी लीजिंग भी पास पेपर का सवाल है। और आगे चलें। हाँ ये सवाल था, ये इसको ज़रा पढ़ें भाई। माशाल्लाह कैसे कैसे बच्चे आ रहे हैं आजकल, देख रहे हैं। अच्छा चले चले पढ़ें। 4-4, 3-3। कर लो भाई। बूटी खोल लें। कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग लीज। जी, Fahim lease is building on Jakam January 2011 under an operating lease. The carrying value of the building is 239,000। अच्छा कैरिंग वैल्यू 239 है। ये मैंने आपके सामने पेज खोला है 35। कैरिंग वैल्यू कितनी है? तो चलो कैरिंग वैल्यू 239,000 ले लेते हैं ना। अब हमें नहीं पता कितने की खरीदी है, हो सकता है बस वो बुक्स में अब इतने की पड़ी हो, पहले किसी और इस्तेमाल में हो, कोई भी वजह हो सकती है। बस कैरिंग वैल्यू 239 है। लेकिन आपको याद है ऑपरेटिंग लीज में पहली एंट्री होती थी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। ऑपरेटिंग लीज में वो गाड़ी बनाई थी ना दुले वाली, जिसमें ये बताया था। मैसेज कर दो मुझे, मैसेज। तो ऑपरेटिंग लीज में याद है गाड़ी खरीदी थी नई वाली, बिल्कुल ज़बरदस्त फूल लगी हुई। तो ये गाड़ी खरीदी है या बस उसकी बुक वैल्यू दे दी है?
बस इसी को यूज कर लेंगे आगे, और क्या करें, आगे चलें। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 239, रिमेनिंग लाइफ इज 20। जब भी कैरिंग वैल्यू देगा तो रिमेनिंग लाइफ देगा, क्योंकि याद रखिएगा अकाउंटिंग में कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ या बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ जवाब सेम ही आता है। तो इसलिए बुक वैल्यू दे दी तो रिमेनिंग लाइफ दी, फिर ओरिजिनल नहीं दी। एफएल इनकट आईडीसी ऑफ 11,000, आईडीसी ऑफ 11,000। टाइप करके भेजिए, टाइप करके भेजिए। According to agreement, 16,000 was paid by lessee as initial deposit, and further rental of 10,000 per annum shall be paid at the end of next 2 years, and 32,000 per annum shall be paid for following 2 years. Lease term is 4 years. अच्छा जी, अब आप बताएं कौन कौन से कॉलम डालते थे इसमें? डेट एंड इंस्टॉलमेंट। बताएं जी डेट। इसमें डाउन पेमेंट भी है, 1/1/11, 31/12/11, 31/12/12, 31/12/13, 31/12/14। किराया 10 32 32 32 32। पढ़ लें दोबारा माय डियर, इससे मुझे ना देखें। डाउन पेमेंट 16 है। ओ अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट 16,000 वाज पेड बाय लेसी एज इनिशियल डिपॉजिट। फर्दर रेंटल ऑफ 10,000 पर एनम एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 2 years, and then 100 जी। अब इसकी कैलकुलेशन कर दें मुझे। रेंटल इनकम टोटल गलत है 100। अच्छा प्लीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ किस्तें नहीं करनी कि डाउन पेमेंट है तो 5 से डिवाइड कर दें। डिवाइड किससे करना होता है? लीज टर्म से। तो 100 डिवाइडेड बाय 25। ओके, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? लीज इनकम डेट शुड बी रिकॉर्डेड इन P&L। रेंटल इनकम रिकॉर्ड होनी है या डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी है? सर आसिफ आगे सब रेडी, आ जाओ। अच्छा, तो रेंटल इनकम रिकॉर्ड होनी है या इंटरेस्ट रिकॉर्ड होना है? रेंटल इनकम। अगर फाइनेंस लीज होती तो इंटरेस्ट इनकम, और अगर ऑपरेटिंग लीज है तो रेंटल इनकम और डेप्रिसिएशन। लेकिन वो लीज इनकम पूछ रहा है, P&L में नहीं पूछ रहा क्या जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप जवाब शायद कौन सा दे दें? 25 का जवाब दे दें। अच्छा, इस सवाल की ड्राफ्टिंग में ना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मसला है। सवाल की ड्राफ्टिंग में थोड़ा मसला है। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट 16,000 वाज पेड एज इनिशियल डिपॉजिट, यानी 1 जनवरी 11 को, एंड फर्दर 10 शेल बी पेड एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 2 years। ये लाइन अब गलत है, नेक्स्ट 2 years तो नहीं लिखना चाहिए था, इस साल और अगले साल बनता है। लेकिन असल में लीज टर्म 4 years है, तो ये अजीब सी बात थी कि पेमेंट्स को हम नेक्स्ट से ले, तो शायद आईकैप से सवाल बनते हुए गलती हुई है, लेकिन सोल्यूशन में आईकैप ने इसी तरह किया हुआ है। तो ये अजीब सी लाइन है, देखें क्या अजीब सी लाइन है। 10,000 शेल बी पेड एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 2 year, तो अजीब सी लाइन है, जैसे ये 31/12/12 से शुरू होगा। कितने लोगों ने पढ़ के ये जहन में आया था कि ये अजीब सी है लाइन? हाँ, तो लग रहा था जैसे 1 जनवरी 11 को पहली पेमेंट होनी है और अगली 31/12/12 को, और फिर उससे आगे, तो ये सवाल में गलती होगी। तो शेल बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years कर दें, एंड देन वो, तो इस लफ्ज़ को काट दें। ठीक है, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ ज़रा सा। कौन सा सवाल था ये? 14। ठीक है, 13, 11 और 8, 9 ये कर लें ज़रा, थ्योरी वाले हैं। 13, 11, 8, 9। अच्छा जी, अब ये बताएं कि वैसे ही पूछ रहा हूँ, एंट्रीज क्या होंगी? उसने तो रेंटल इनकम पूछी हुई थी, एंट्रीज क्या होंगी? वो एसेट हो गया 239 पे, ये आईडीसी हो गई,
इसके बाद आया कमाया की एंट्रीज होंगी। आया कितना, यकम जनवरी 11 को कितना आया, थोड़ा सा आराम से बोलें तो सही बोलेंगे, आप बहुत जल्दी में हैं। 31/12/11 एक और आया की एंट्री होगी, कितने से, 10 से, एक और आया की एंट्री होगी, 2 आया की एंट्रीज होगी। और कमाया 25, 31, और डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 239 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ इज 25। क्या हो गया भाई तुझे गुस्सा करके? छोटा भाई बन के रहूंगा, ठीक है। जी 239 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 4, 12.3। ये कौन सा क्वेश्चन है, MCQ? किसी ने जर्नल एंट्रीज की तस्वीर खींचनी है तो खींच ले। ये जी जर्नल एंट्रीज बनती हैं रुपीज इन 1000 में। आया की 2 एंट्रीज होंगी, अपनी किताब पे लिख लें इसकी जर्नल एंट्रीज, घर जाके मैंने नोट कर लेनी है। नोट जर्नल एंट्रीज फ्रॉम पिक्चर। अच्छा सवाल था ऑपरेटिंग लीज की रिवीजन के एतबार से, क्योंकि एक डाउन पेमेंट भी आ रही थी, फिर रेंटल भी आ रहे थे। आगे बढ़ें। MCQ नंबर 13। A company leases a computer server with a legal title of asset passing after 4 years. The company usually depreciates computers over 6 years. A company also leases a machine for 14 years, but legal title will not pass to lessee at the end of. The company usually depreciate machinery over 20 years. पहला वाला सिनेरियो ज़रा देखें, कंप्यूटर वाला। लीजेज अ कंप्यूटर सर्वर विद अ लीगल टाइटल डेट पासेज आफ्टर 4 years, यानी लीज टर्म 4 year है और यूजफुल लाइफ 6 year है, और ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है किस वक्त, 4 साल के एंड पे। और दूसरा, कंपनी लीजेस अ मशीन फॉर 14 years, ownership will not transfer, company usually depreciate over 20 years, यूजुअली आमतौर पे, वो फिर यूजफुल लाइफ ही हो गया, और क्या हो सकता है, ऐसा ही है। आप बता दें पहले केस में अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है तो यूजफुल लाइफ, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो शॉर्ट टर्म। अब यूजफुल लाइफ, शॉर्ट टर्म, तो ये जवाब था।
डन, आगे चलें, नोट कर लें, किसी पीए भाई को बुला लें। Jalal Leasing Limited gave a plant under a finance lease to a customer. The lease term is 4 years. The fair value of the asset is 11,000 and JL incurred IDC of 420. The interest rate छुपा हुआ in the lease is 15%. Rentals are receivable on 31 December each year. What is the amount of net investment to be presented under current assets at 31 December 12? जी, फाइनेंस लीज का सवाल कहाँ से शुरू करेंगे? GI और NI। आप लोग NI डायरेक्ट निकलवा दें। 4,000 into 1 minus 1.5 raised to power divided by point डबल 11420। ये आपकी NI निकल आई 11420। अच्छा, अब हमने करना क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट में कितनी जानी है 31/12/12 को, तो ये तो 2 साल का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हाइब्रिड में जाते हुए एक बात याद रखिएगा, ये जो फेयर वैल्यू और आईडीसी है, ये बार जर्नल, हमसे उसने सिर्फ अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की डिटेल पूछी है, तो हम एनआई से शुरू कर देंगे। ये देख लें फाइनेंस लीज में एसेट की फेयर वैल्यू और आईडीसी, बार जर्नल। इधर तो सिर्फ रेंटल अवेलेबल थे, डाउन पेमेंट परचेज ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी, तो आईडीसी का कुछ करना नहीं था इस सवाल में। अब क्या करूं मैं, कुछ करना नहीं था, तो बस अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लेना था। वो किसी ने बनाना है तो देख ले। कौन सा सवाल है? 12। 11420 से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल शुरू करना था, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी थी और बस खत्म। करंट में चला जाना था 3025। ये था आंसर। हाँ, ये बात याद रखिएगा, नेट इन्वेस्टमेंट से मुराद होता है लीज रिसीवेबल। जनरल एंट्री नहीं पहली होती, लीज रिसीवेबल ब्रैकेट में नेट इन्वेस्टमेंट। विच टू ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर रिलेट टू लेसर? लेसर के कौन से डिस्क्लोजर हैं? सेलिंग प्रॉफिट तो लेसर का ही होता है, मैन्युफैक्चरर डीलर वाले का। भाई सब लीज पे ROU को वही दे सकता है ना जिसका ROU हो, तो ये तो लेसी का डिस्क्लोजर है। रिकॉन्सिलिएशन कौन बनाता है? लेसर। शॉर्ट टर्म लीज का डिस्क्लोजर कौन बनाता है? लेसी। शॉर्ट टर्म लीज को तो लेसी ही डिस्क्लोज करेगा ना, लेसर तो नहीं डिस्क्लोज करेगा। ये तो लफ्सी लेसी के लिए खास है। ये फारक सवाल है, खुद ही कर लीजिएगा। इस तरह का सवाल भी किया है, आइडेंटिफाई करना है कौन सी शॉर्ट टर्म लीज और कौन सी नहीं है, ये ज़रूर कीजिएगा, छोड़ना नहीं है ऐसे। हाँ, नहीं किया, चले करें। अच्छा, जो नहीं है वो तो जो भी है। IFRS 16 परमिट सर्टेन एसेट्स टू बी एग्जाम्प्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लीजेस वुड नॉट बी परमिटेड टू बी एग्जाम्प्ट? यानी कौन सी सादा लीज है, यानी कौन सी शॉर्ट टर्म लीज लो वैल्यू नहीं है। तो ये तो शॉर्ट टर्म लीज है, ये लो वैल्यू एसेट है। व्हीकल लो वैल्यू कभी नहीं है, आज चाहे 45,000 की है, व्हीकल हमने कह दिया था लो वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब नई थी तब तो 9 लाख की थी ना, और शॉर्ट टर्म भी नहीं है। ये टेक फर्नीचर तो लो वैल्यू है। लीज्ड एसेट की वैल्यू किस दिन की देखनी होती है? जब नया था, या आज की वैल्यू? जब नया था। इसकी तो एंट्री हो जाएगी ना, ROU डेबिट कैश क्रेडिट, तो ये तो ROU में जाएगा। डिसमेंटलिंग भी ROU में जाएगी। ROU डेबिट पेमेंट मेड टू लेसर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ लीज, ये अभी सुबह सुबह दिखाया, ये जाएगी। टोटल रेंटल तो नहीं जाएंगे, टोटल रेंटल तो नहीं जाएंगे। टोटल रेंटल जाएंगे या उनकी PV जाएगी? PV जाएगी।
कुछ भी नहीं है इसमें, पीवी दी हुई है और खुद ही आगे आपने करंट नॉन करंट में करना है। अच्छा ये IS 8 टाइप सवाल है, इसको छोड़ दें, इसको कभी देख लेंगे। अच्छा जी, 1 में भी 1 2 3 भी खुद ही आप ट्राई कर लीजिएगा, 1 2 3। अच्छा जी 4 में भी कुछ नहीं है, वो ऐसे लंबा से ऑप्शंस लंबी सी हैं, है कुछ भी नहीं। On January 13, Rita Limited acquired a new machine with an estimated useful life of 6 years. An initial deposit will be payable immediately. ये डाउन पेमेंट होगी and 5 annual rental of 2 million. Interest rate in the lease is इतने. The PV excluding initial payment. उसने वैसे PV खुद ही निकाल के दे दी, आप लोग भी दे, PV excluding initial payment. लेकिन बेहतर है अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आप इनिशियल पेमेंट डाल के ही कर लें। मतलब ये कि वो पीवी निकाल के दे रहे एक्सेप्ट डाउन पेमेंट, लेकिन हम तो डाउन पेमेंट फिर रेंटल पहले में डालते हैं ना, तो बेहतर है इस पीवी को यूज ना करें, बेहतर है 8624 जमा 2000 10624 को यूज कर लें। जरा आप पुरानी अपनी जो रिदम है, हम तो डाउन पेमेंट और रेंटल सबको करते हैं ना डिस्काउंट, तो हाँ जी 1376 है डाउन पेमेंट, सॉरी एनुअल रेंटल 2 है, तो उसने पीवीज निकाल दी हैं, पीवीज नहीं निकालनी आपने। So what is PV except down payment? What is down payment? Okay. MCQ number 4। तो बेहतर है भाई, इसकी भी जरा तस्वीर खींचो, ये कहाँ हिली हुई हैं चीजें। अच्छा बेहतर है आप लोग यहां से शुरू कर दें 8624 + 1376, ताकि यहां से प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाए, और इसके बाद तो डाउन पेमेंट डालें आप, और किराया भी अनलकीली एडवांस में है, ये डाउन पेमेंट आ गई, देख लें किराया एडवांस में है, ये डाउन पेमेंट आ गई ये, और ये पहला किराया आ गया, और चलते चलते सवाल में उसने वही पूछा हुआ था कि क्या जाना है। अच्छा ये देखना यार, ये भी नीचे गई हुई चीज़ें, इसकी भी तस्वीर भेजो भाई। अब करना क्या था, उसने सवाल में 3 बातें पूछी हुई हैं, नंबर 1 इंटरेस्ट कितना जाना है P&L में, बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी कितनी जानी है, और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी कितनी जानी है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। यानी करंट लायबिलिटी में 2 चीजें जाती है ना, लीज का करंट पोर्शन भी जाता है और इंटरेस्ट पेबल भी जाता है, दोनों डाल के। तो इसका आसान हल हमने सोल्यूशन में किया हुआ है, हमने पुराने तरीके से बैलेंस शीट बनाई है, P&L में ये जाना है, बैलेंस शीट में ये जाना है, ये दोनों मिला के ये जाना है, तो ये दोनों मिला के उसने पूछा हुआ था। तो कोई ऐसे लंबी सी रिक्वायरमेंट ऐसे डाली हुई है। बस आखिरी 5वां, अंजकम एप्पल पिंक लिमिटेड एक्वायर्ड 5-year लीज फॉर अ मशीन विद एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years। लीज टर्म कितनी है और यूजफुल लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड रिक्वायर द मशीन टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आपने मशीन को डेप्रिशिएट करना है ओवर 7 years। PL हैज द ऑप्शन टू एक्सटेंड लीज फॉर 2 years एट मार्केट रेट। अगर आपको मार्केट जितना किराया ही देके एक्सटेंड करनी पड़ी तो आप कर लेंगे एक्सटेंड या पता नहीं, मार्केट से कम हो तो फिर शायद सोच सकते हैं हम, और अगर नॉमिनल होता फिर तो बिल्कुल ही सोचते। अभी तो मुझे नहीं ख्याल सोचे, तो मार्केट में फिर किसी और से ले लेंगे आखिरी 2 साल। तो ये कोई ऑफर मुझे तो नहीं अच्छी लग रही कि किराया मार्केट वाला ही लो, और आपको कोई आपके रूम में वो बुला के कहे आपके हॉस्टल का ओनर कि 2 साल अगर तुम रहते हो ना मेरे पास तो इंशाल्लाह तीसरे साल तुमसे मार्केट का किराया ही लेंगे। ये कोई ऑफर है? तो इस आप लीज को भी नहीं ना करवाएं, आप एक्सटेंड ना करवाएं, देखी जाएगी। PL हैज ऑप्शन टू परचेज एसेट एट मार्केट वैल्यू। नहीं ये सेम नहीं, मतलब ये कह रहा था कि अगर आपने किराया दे देना 2 साल का, इधर है कि आप खरीद लो पैसे देके, तो आपको आके उसने कहा यार 5 साल अगर तुम इस रूम में किराए पे रहते हो ना, तो 5वें साल के एंड पे जितना बाजार में कमरा हुआ उतने का ही ले लेना। आपने कहा मैं तेरे से लूंगा, फिर मैं किसी और लोकेशन पे जाके अच्छी देख लूंगा। ये कौन सी ऑफर है? ओनरशिप ऑफ एसेट पासेस टू यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म। लीज टर्म के एंड पे मैं तुम्हें ओनरशिप दे दूंगा मुफ्त में, ये मस्ट है, आप इसको टेक करें, आप 7 सालों पे डेप्रिशिएट करें, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर तो फिर किस पे करते हैं, यूजफुल लाइफ पे या लीज टर्म पे? यूजफुल लाइफ।
हमारी पॉलिसी है परचेज एसेट को डेप्रिशिएट करना ओवर। ओ भाई वो परचेज एसेट को तुम 7 सालों पे करते हो, ये कौन सा है? उसकी पॉलिसी इधर ना लगाओ, इसके अपने रूल है, शॉर्टर और नहीं ओनरशिप ट्रांसफर होनी नहीं होनी, इसके अपने रूल है। तो जो परचेज एसेट की पॉलिसी है वही लीज की लगती है या लीज की अलग पॉलिसी है? लीज की पॉलिसी ये है कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो 7 साल, नहीं होनी तो 5 और 7 में से शॉर्टर। आ जाओ भाई।